तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। मैं आपके लिए वही शो लेकर आई हूँ जिसका आपको रहता है बेचैनी से इंतज़ार। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट, लेकर आई हूँ आपके लिए कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। दोस्तों, फिल्मों से जुड़ा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिन्हें उन्हें जितनी कामयाबी मिलती है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये है फिल्म आर्ट डायरेक्शन। आर्ट डायरेक्टर एक मामूली सी सेट को इतना संवार देता है, असल से भी ज़्यादा रियल बना देता है। ऐसा ही कुछ किया है हमारी मेहमान ने। चलिए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। महाराष्ट्र में जन्मे हमारे आज के मेहमान का जन्म एक मराठी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फोटोग्राफी की शिक्षा हासिल की, पर जब पहली बार फिल्म के सेट पर गए तो फोटोग्राफी छोड़ आर्ट डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ गए। तमस नाम के टीवी धारावाहिक में ये जाने माने आर्ट डायरेक्टर नीतीश रॉय के सहायक बन गए। फिर चाणक्य सीरियल के 25वें एपिसोड से आर्ट डायरेक्टर का जिम्मा भी संभाल लिया। कुछ छोटी मोटी फिल्में करते हुए इन्हें विधु विनोद चोपड़ा की पीरियड फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। अपने इस बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों और तकरीबन हर बड़े डायरेक्टर की ये पहली पसंद बन गए। लगन और मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे इनके काम का जादू बॉलीवुड में भी सर चढ़कर बोलने लगा। परिंदा, खामोशी, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, लगान, जोधा अकबर, स्वदेश, बाबा साहेब आम्बेडकर, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, फैशन, सलाम बॉम्बे और न जाने ऐसी कितनी ही कमाल की फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन देकर इन्होंने उन फिल्मों को यादगार बना दिया। यही नहीं, मुंबई के पास इन्होंने एक ऐसे फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की जो अपने आप में एक मिसाल है। हमारे आज के मेहमान आर्ट डायरेक्टर के अलावा एक प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। तो स्वागत कीजिए अपने आर्ट डायरेक्शन के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले महान आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई का। दोस्तों, हम एक छोटे से कमरे को सजाने के लिए कितनी बार सोचते हैं। हमारे घर में सोचते हैं हम ऐसा करें, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा नितिन जी का काम, लार्जर देन लाइफ, इतना बड़ा सेट और इतनी कन्विंसिंग के साथ और इतनी अच्छी तरह से बनाना मामूली बात नहीं है। चलिए हम उनका स्वागत करते हैं, नितिन जी का। नितिन देसाई जी, प्लीज वेलकम टू आवर शो। अरे जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप है सुन के तो आना ही था। थैंक यू। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पे 3 साल रहना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने 30 साल गुजारे हैं और 30 साल वो भी बहुत कामयाबी के साथ। उसके लिए बहुत बहुत दिल से दुआ है आपके लिए। कैसे महसूस होता है आपको? मैं जो भी हूँ इस इंडस्ट्री की देन हूँ। जो भी यहाँ के मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सहकारी एक्टर एक्ट्रेस आप जैसे और मेरे तमाम टेक्नीशियंस जो मुझे बेहद प्यार करते हैं और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। क्योंकि जिस ज़माने में हर माँ बाप को ये लगता था कि अपना बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं तो बैंक में काम करे, आर्ट का ऐसा कोई वजूद नहीं था। और आर्ट के अलावा फिल्म लाइन में जाना तो बहुत अलग से माना जाता था। हर एक को फिल्म लाइन का ग्लैमर चाहिए, लेकिन फिल्म लाइन के बारे में लोगों के दिमाग में क्या था समझ भी नहीं आया।
तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने उस पीरियड में भी मेरे को इस साथ इंडस्ट्री दिया। में आने को मिला। मैं बीडीडी चौल में पैदा हुआ लड़का हूँ, 10 बाय 10 के रूम में 7 लोगों की फैमिली के साथ। लेकिन जब मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से कमर्शियल आर्ट करके निकला, बैंड्रा स्कूल ऑफ आर्ट में भी गया, जी। और जब एक फोटोग्राफी का मुझे बहुत शौक था पहले से, तो फोटोग्राफी का कैमरा, और जिस वक्त मैंने अपना लास्ट पेपर दिया, नो मेरे फादर मेरे साथ आए थे, 2.5 लाख रुपए का कर्जा निकाल के हमने घर के यहाँ ही एक फ़ोटो लैब की। और जब मैं उस फोटो लैब में काम करता था, अच्छे मॉडल्स को शूट करके उसका क्लोजअप, बड़ा बड़ा प्रिंट, टेबल शॉट, तो नीतीश रॉय जी जो एक इस फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे जो मेरे गुरु रहे हैं जी। उनके कुछ अंडर और रोल्स मेरे पास आए, क्योंकि वो लोकेशन स्काउट करने गए थे, और लोकेशन स्काउट करते वक्त उनको कुछ ऐसे जगह पे शूट करना था जहाँ पे लाइट नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने वो रोल्स प्रॉपर काम करके अच्छी तरह से बहुत शॉर्ट टाइम में इकोनॉमिकल बजट में करके दे दिया, तो वो बोले कि यार तेरे जैसे लोगों की यहाँ कमी है। तब तक ज़रीना जी मेरे दिमाग में, मैं मुग़ल आज़म देखता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं चित्रलेखा और ये सब पिक्चर देखता था जिसमें मुझे विजुअली अच्छा था, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था। इसलिए मैं आपने जैसे पूछा तो शुक्रगुजार हूँ इस इंडस्ट्री का, जिसने मेरे जैसे कलाकार को कि जो खोज में था जी। कि मैं इस कला के विश्व में क्या करूं, तो मुझे उनका 2-3 बार फ़ोन आया, और वो मैं उस दिन मेरा सुबह 7 बजे से 2 बजे तक काम हो चुका था। मैंने चलो यार फिल्म सिटी, चित्रनगरी, ये फिल्म वर्ल्ड क्या है देखे। एंड 398 पकड़ के मैं मुलुंड से बोरीवली गया, गोरेगांव, और वहाँ से चित्रनगरी में चलते गए। ज़रीना जी 32 साल पहले 9 मई का दिन है, वो अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है, और जिस हिसाब से मैं अभी भी मेरे सामने दिख रहा है, गोविंद नीलानी जी का तमस का सेट था, और रास्ते पे लाइन दोरी हो रही थी, स्ट्रक्चर्स बनाना चालू हो गया था। मेरा ड्यूटी जो प्लास्टर शॉप में था, जो सबसे मोल्डिंग और एक खूबसूरत कॉलम और जो बनते हैं, और वो जो प्रक्रिया मैंने जो देखी, 13 दिन 13 रात मैं सोया नहीं, काम करते रहा, क्योंकि उस वक्त डे नाइट काम चल रहा था। कम मैं बीच में भूल भी गया कि उस वक्त मोबाइल नहीं थे, कि माता पिताजी को और माता जी के फ़ोन पे फ़ोन ढूंढ रहे, लिटरली पुलिस पे कंप्लेंट करने वाले कि लापता है। तो मेरा फिल्म सिटी का ऑपरेटर जब मेरे को आके बोलने लगा कि यार कौन है नितिन देसाई, उसकी माँ का इतना फ़ोन, तो मैंने माँ को एक ही बोला, माँ कि जिस मुकाम की मुझे तलाश थी, मुझे लगता है वो मिल गया है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के बारे में सुना है, जितना वो सुनहरी पर्दा है, उतनी हार्डवर्क और मेहनत है बहुत। और जो वो मेहनत में मैं 13 दिन 13 रात, और अच्छी बात ये हुई कि हमने वो पूरा पंजाब का माहौल इंडिपेंडेंस के पहले का क्रिएट किया, और शूटिंग के वक्त ऐसी ट्रॉली लगी थी, उसमें से धुआं आ रहा था, उसमें एक्शन हो रहा था, तो बहुत ही एक्साइटिंग था। वो होते ही 4 दिन के बाद वही सेट को डिसमेंटल करना पड़ा। अच्छा। वो जैसे डिसमेंटल कर रहा, तो मेरा फोटोग्राफी का शौक होने की वजह से मैं, आपने जे से फोटोग्राफी की? जे स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने फोटोग्राफी की, फिर मैं बैंड्रा स्कूल ऑफ आर्ट में आ गया, और फिर इस इंडस्ट्री में आया। तो वो फोटोग्राफी में जो मंजिल थी, मतलब जो हमने एक मॉस्क क्रिएट की थी, तो उसका मीनार जब मेरे ऊपर आने लगा, तो लिटरली मैं जंप करके बाजू में जाना पड़ा, क्योंकि इतने साइज का अंदाज़ा नहीं था, और वो टूट गया। तो 13 दिन रात मेहनत करने के बाद जब आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने गिर जाती है, तो मैं बहुत नर्वस था उस रात। लेकिन दूसरे दिन जोश में जब लग गए, और जब मैंने देखा कि यार उसी को हमने अभी घंटाघर में टाउन स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, सेम प्लेस पे, सेम ही प्लेस में, और विद इन 4 डे, तो मेरा कॉन्फिडेंस और दुगना हो गया। कि मैंने बोला कि एक नई क्रिएटिविटी को जन्म लेने के लिए पुरानी क्रिएटिविटी को जाना पड़ता है। तो वो वहाँ से जो चालू हुआ सिलसिला,
देन भगवान के दया से तमस हुआ। तमस के बाद अनिल चौधरी जी का एक चाणक्य, उसके बाद में चाणक्य आया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बीच में श्याम बेनेगल जी का हुआ, भारत एक खोज। और उसमें जरीना जी मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि आर्यन पीरियड से लेकर 1947 तक पूरी हिस्ट्री हमको क्रिएट करने को मिली। मतलब स्टडी ही नहीं, बट जब सामने आपके सब क्लियर होता है, क्योंकि श्याम बाबू सुबह आते थे, मौर्यन पीरियड ख़त्म हुआ, रात को वो जाते थे, मेरे को सल्तनत पीरियड क्रिएट करना पड़ता था। उस दिन सल्तनत हुआ, दूसरे दिन ये सब आप अकेले करते थे या आपके साथ असिस्टेंट्स? नहीं, ये तो देखो पूरा टीम वर्क, फिल्म वर्क इज टीम वर्क। नीतीश दा थे, मैं उसमें एक लीडिंग रोल में था। और नीतीश रॉय जी ना, नीतीश रॉय जी, हाँ। तो उनके साथ मैंने 6.5 साल काम किए जी। और फिर चाणक्य जैसे आपने जिक्र किया कि 32 एपिसोड्स के साथ मैंने इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा ये किया। चाणक्य मेरी लाइफ में एक बहुत अहम इसलिए भी रहा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टर होने के बाद भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी जरीना जी कि बहुत उस टाइम तक आर्ट डायरेक्शन क्या होता है और आर्ट डायरेक्टर क्या करता है आजकल भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आपने आर्ट डायरेक्शन सीखी नहीं ना? नहीं, मैंने वो काम करते फोटोग्राफी में आप थे, फोटोग्राफी से इधर आ गया। ऐसी इंस्टीट्यूट ही नहीं है हमारी कंट्री में, अभी हम करने जा रहे हैं उसको जी। तो चाणक्य में जब मैंने पाटलिपुत्र क्रिएट किया और वो पाटलिपुत्र क्रिएट होते ही मेरी माँ और पिताजी गोरेगांव में आए थे एक शादी में, तो मैंने उनको वहाँ से लेके इनवाइट किया फिल्म सिटी में, क्योंकि माँ हमेशा बोलती थी यार तू क्या करता है, सुबह जाता है कपड़े मैले करके आता है, 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें तो 501 बार और सर्फ भी नहीं आता है, तो उसमें कैसे करेगा, तू क्या करने जा रहा है। तो एक तो मुझे गरम रोटी खाने की आदत है, जब भी लेट जाओ और लेट पहुंचते थे। तो उस दिन मैंने माँ को जब बुलाया और उनको हाथ पकड़ के मैंने दिखाने लगा कि ये पाटलिपुत्र है, ये गेट है, यहाँ से अंदर जाने के बाद चुंगी दी जाती है, फिर ये स्ट्रीट है, यहाँ पे ब्राह्मण लोगों का ये है, इधर मार्केट है और ये राजगृह है। तो माँ घूमते घूमते 2 एकड़ का ये प्लॉट था, तो बोली ये सब ठीक है बट तूने क्या किया। तो मैंने माँ का हाथ पकड़ के पीछे लेके गया और जब अपना जैसे फट्टा है, इतना खूबसूरत सेट लग रहा है, लेकिन पीछे तो जो गत्ते की दीवार होती है। एंड जरीना जी मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा ये था कि माँ के आँख में जो आंसू आ गए और उसको लगा कि नहीं बेटा जो इतना मेहनत कर रहा है कुछ तो भी है। तो फिर अगले रात से बहुत गरम गरम रोटी अच्छी मिलने लगी और उनका आशीर्वाद बना रहा। एंड फिर उसके वजह से चाणक्य हुआ, फिर अलग अलग मेरे को अपने काम मिलते गए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में तो पता है आपको कि काम अच्छा है तो फिर एक के साथ एक काम होते जाता है। और भूकंप करके एक गौतम अधिकारी जी की एक फिल्म थी जो पहली मेरी आर्ट डायरेक्शन में फिल्म करके रही। नितिन जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये इसके बारे में हम सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम लेते हैं नितिन जी से एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आएंगे और जानेंगे इनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं नितिन देसाई जी के साथ। अब तक का सफ़र उनका टेलीविज़न का था जो हमने सुना उनसे, अब जानते हैं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। हाँ तो नितिन जी उसके बाद आपका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब मैं चाणक्य और डिस्कवरी करने के बाद फिल्म की तरफ कोशिश कर रहा था तो विनोद चोपड़ा जी जिनकी मैं परिंदा कर रहा था और भूकंप परिंदा ऐसे पैरेलल मेरे साथ 2 फिल्में हो रही थी। और एक दिन मैं परिंदा का जो बोट बनाने का सेट बना रहा था और उसमें डिटेलिंग के लिए रुई लगा रहा था, तो मैंने जोर से आवाज़ आई, क्या कर रहा है तू, इतना टाइम कैसे होगा, कौन देखेगा। तो मैंने बोला कि सर माधुरी के फेस के साथ वो भी दिख ही सकता है ना कि उसका फेस के लिए अच्छा बैकड्रॉप भी तो चाहिए। तो बोला अच्छा देन उनको डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी तो 1942 लव स्टोरी उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि नहीं ये फिल्म तू करेगा। और पीरियड था
हमने चंबा से लेके शिमला पूरा छान मारा और उस फिल्म के लिए आउटडोर लोकेशन जो मनीषा का जो घर था वो करने को मिले, लेकिन टाउन स्क्वायर मिल नहीं रहा था। टाउन स्क्वायर में किधर केबल है, एसटीडी शॉप है, तो वो दिक्कत आ रही थी पीरियड के हिसाब से। हाँ। तो मैंने एक स्केच बना दिया था तब तक कि यार ये हम कर सकते हैं। और मैंने विनोद प्रधान कैमरामैन थे, उनको बोला, क्योंकि विनोद चोपड़ा मैं जब चालू किया काम उससे पहले हमेशा लोकेशन पे ही शूट करते थे। उन्होंने जितनी भी फिल्म शूट की थी वो पूरी लोकेशन बेस्ड फिल्म की थी। तो एज अ आर्ट डायरेक्टर सबको लगता है सेट, और मैंने कभी भी सेट्स लगाए बहुत बड़े बड़े, लेकिन वास्तविकता को लेके लगाया, और जो मेरे सेट लगे ही नहीं लोगों को, इट शुड लुक रियल। या तो मैंने वो टाउन स्क्वायर का लोकेशन उनको बताया, तो बोले कि ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे किधर, क्योंकि हिमाचल का बैकड्रॉप है, उधर की जो फ्लोरा एंड फाउना है और वो मैच करना। तो हमने एक सिलेक्ट किया लोकेशन तालाब के नज़दीक। जब उधर तालाब के नज़दीक बनाना, तो आई वॉज वेरी यंग एंड न्यू इन इंडस्ट्री। तो कुछ जो बुज़ुर्ग थे इंडस्ट्री के, तो विनोद चोपड़ा को बता रहे थे कि ये नया लड़का है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तेरा 80 लाख का सेट पानी में चला जाएगा, इस पानी में ऐसा हुआ, इस पानी में वैसा हुआ। तो मैंने बोला विनोद, मैंने अप्रैल मई में खुद ने नाप के वो पूरा साइज़ किया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो विनोद चोपड़ा बोला चलो आई एम कन्फ्यूज, अभी क्या करे, मुझे तेरे पे भरोसा है, लेकिन ये बोले गिव मी 1 डे। हाँ। तो जरीना जी, मैं तो स्टूडियो से जा ही नहीं पाया, और मैं तो रात भर उस तालाब के किनारे किया। यार मैंने अच्छा, पहले स्केच बनाकर अप्रूव नहीं करवाते थे या? स्केच बना के अप्रूव किया, मॉडल भी दिखा दिया था। अच्छा, उसके बाद? बट अपने इंडस्ट्री में बहुत सारे जो टेक्निकल टीम होती है, उसमें से कुछ एक हाथ निकल जाता है कि जिसके वजह से उन्होंने विनोद को उस दुविधा में डाला। बट रात भर मैं सोचता रहा, मैंने अपने स्केचेस, अपने ड्राइंग्स, अपना मेजरमेंट चेक कर लिए अपने आप को, एंड सुबह मैं 7 बजे वापस उस लोकेशन पे पहुंच गया। तो 8:30 बजे एक मेरे हाथ कंधे पे आया कि तू क्या सोच रहा है। तो मुझे पता चला जिस हाथ को देख के, तो मैं बोला कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। तो बोला ठीक है। फिर सब लोग आए 9 बजे, चाय भी हुई, सब चर्चा हुई। तो वो जो एक भाई थे, हाँ, वो तो अभी भी लगे हुए थे कि ये कैसे डिफिकल्ट है। हाँ। तो विनोद बोला आई डोंट वांट टू लिसन एनीबडी नाउ, आई ट्रस्ट दिस बॉय एंड मुझे इस पे भरोसा है, ये कर देगा। मैं तब मीटिंग छोड़ के, चाय बिस्किट छोड़ के जो नीचे दौड़ा पानी के इधर, एंड पूरा टीम तैयार थी। उतर के पूरा पानी में हमने एक सेतु डाल दिया, पहले ब्रिज डाल दिया। एंड जरीना जी, मेरे असिस्टेंट टायर ट्यूब पेट पे लगा के डुबकी मार के बताते थे 8 फुट है, 9 फुट है, क्योंकि वो पानी का हमने इतना स्टडी किया था कि जो लेक है वो रिसीड होके पानी क्लियर हो जाता है उस एरिया। और हमें सदर बाजार क्रिएट करना था जो डलहौजी में था। तो उसकी मैचिंग के लिए वो लोकेशन सही थी, और लिटरली वो इतना अच्छा मैच हुआ। जो भी आदमी उधर जाता था, और अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि उस फिल्म में से कोई मुझे बता दे कि डलहौजी में कौन सा, और हमने जो मैच किया। अच्छा, दोनों को मिक्स एंड मैच किया? दोनों को मिक्स। और वो टाउन स्क्वायर खूबसूरत हुआ। वहाँ पे फिर फिल्म स्ट्राइक हुई, तो 5 डायरेक्टर, 5 कैमरामैन करके उसकी शूटिंग हुई, और बहुत तारीफ हुई। उस वक्त नितिन देसाई एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में लोगों के सामने आया। तब तक हाँ, मतलब ऐसी एक्सपोजर नहीं था, बट मीडिया और इसमें बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा अच्छा ये हुआ कि वहाँ पे वॉल्ट डिज्नी के कुछ लोग आए थे, एंड दे सॉ माई वर्क, दे सॉ द एंटायर थिंग, जो फिनिशिंग मैंने की थी, जिस तरह से माउंटिंग की थी। एंड देन आई गॉट जंगल बुक वॉल्ट डिज्नी का। उसके बाद तो फिर शुरुआत वो 1940 से ऐसी हो गई कि फिल्म पहली ग्लैमर वाली, जिसमें पब्लिसिटी भी मिली, अच्छा काम भी मिला, और अच्छा मौका मिलते गया। फिर विनोद चोपड़ा जी के साथ मैंने 8-9 फिल्में की, कंटिन्यू। आई गॉट डिफरेंट सब्जेक्ट। मिशन कश्मीर में, कश्मीर मैंने पूरा उधर क्रिएट किया। तो ऐसे सिलसिला करते करते अलग लोग मिलते गए। उसके बाद आपकी एसोसिएशन संजय लीला बंसाली जी के साथ शुरू हुई, वो शुरुआत कैसी हुई? संजय को मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जानता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब हम लोग कर रहे थे, तो संजय
एक गुमसाम सदरा डाल के दाढ़ी बढ़ाए एक सिगरेट लेके घूमने वाला एक आदमी जो एडिटिंग में असिस्ट करता था। हाँ। बेला उनकी जो बहन है। जी। और फिर बाद में विनोद चोपड़ा की जब मैं फिल्म करने लगा तो वहाँ पे ये दिखे और उन्होंने कोरियोग्राफर करके 1942 का एक लड़की को देखा तो ऐसा हाँ, लगा और उनको विजुअल सेंस और बहुत कुछ अच्छा करने का शौक था। तो मेरी और उनकी उधर ही अच्छी जम गई क्योंकि उनको अलग अलग कुछ चाहिए रहता था प्रॉपर्टी और वो बहुत ही डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं और ग्लैमराइज करने की कोशिश चलती रहती थी। तो उन्होंने एक ही गाना किया उसमें उसमें वो साथ में थे बट वो सब गाने में थे लेकिन वो गाना मुझे बहुत याद है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसमें, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के साथ ये उन्होंने हर गानों में ये किया था। और उसके बाद जब उन्होंने एज ए डायरेक्टर पहला डेब्यू किया खामोशी एंड उस वक्त मैं एज ए डायरेक्टर बहुत एस्टेब्लिश था और 20-25 फिल्में चल रही थी एक साथ में और उनको खामोशी करनी थी तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बुलाया एंड बहुत कमाल की फिल्म, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट एंड एज अ मेकर तो जीनियस है ही। तो मैं हैदराबाद में एक सेट कर रहा हूँ, बम्बई में एक कर रहा हूँ, मीरा नायर जी का कामासूत्रा खजुराहो में चल रहा है और संजय की ये फिल्म और वो घर। हाँ। बट उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना कि बाकी डायरेक्टर्स के अलावा लाइन दूरी से लेके वो सेट बनने की प्रक्रिया उसमें से एक लाइट हाउस भी आपने क्रिएट किया उसके ऊपर था। एक लाइट हाउस क्रिएट किया था और उसकी बात तो ऐसी हो गई कि वहाँ पे गोवा में कुछ लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट से लड़ पड़े थे कि कुछ फॉरेनर्स थे, दे आर सेइंग कि यू नो व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट फॉर द फिल्मिंग। तो वो उलझ गए थे। तो फिर हमने बोला रुको रुको, उनको अंदर लेके जाके दिखाया, जब खोल के दिखा तो अंदर से सेट था। हाँ। तो देन दे गॉट यू नो, तो इतना वो ऑथेंटिक हो गया था। हाँ। और संजय को भी यू नो वो घर जो ताला, मतलब संजय का विजुअल सेंस इतना अच्छा है कि सेट्स के साथ कैरेक्टर के साथ वो हर एलिमेंट को यूज करता है। एंड खामोशी हुई, मेरे हिसाब से तो अब तक उन्होंने जितनी भी कलाकृति अभी तक की है उसमें वो बेस्ट है जी। और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरह से एक्टर को हैंडल करना, जिस तरह से म्यूजिक का जो उनका सेंस है। हाँ। मतलब मैं महाराष्ट्रन होने के बाद मेरे घर में जितना म्यूजिक महाराष्ट्रन नहीं है उनके पास है। भातुकलीचा खेड़ा मधली राजा आणि राणी, मतलब हाँ। मैं संजय के घर में सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बहुत ही उसकी माँ, ये सब बहुत अच्छा माहौल है। बेला बहुत अच्छी है और एक फैमिली बन गया। फिर फिल्म जब कमर्शियली उतना नहीं ये हो रही थी, हम लोग थिएटर में जाके उसको रिएक्शन देखते थे, एडिटिंग उसको क्या लोगों को लग रहा है। एंड देन जब मुझे उसका म्यूजिकल सेंस था तो मैंने बोला यार म्यूजिकल अगर बनती है तो देन हम दिल दे चुके सनम का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। उनकी दूसरी फिल्म। हाँ। तो हम दिल दे चुके सनम हमने की। हम दिल में इट वाज अ म्यूजिकल। तो मेरे को बोले कि यार ये तो इस्माइल की फिल्म थी लेकिन तूने इतना सब अच्छा विजुअली किया है। तो वो बहुत ही अप्रिशिएट हुई म्यूजिकली, आर्ट वाइज। और संजय को ना हर चीज़ में श्रृंगार रस का बहुत ही उसको ये है, तो हर चीज़ में उसको। मुझे याद है कि जब हम दिल का सेट लगाए जी। और जब फिल्मिंग कंप्लीट हुई तो उस वक्त लास्ट डे पे 2 दिन सेट रोका गया जी, डिसमेंटल के पहले, क्योंकि एक दिन ऐश्वर्या ने पसंद किया कि मैं अपने रूम में बैठना चाहती हूँ, जो मैंने पूरा फिल्म उधर मेरा घर करके बिताई एंड अटैचमेंट हो गई थी क्योंकि इतना खूबसूरत उसका जो पैनलिंग था। एंड दूसरे दिन संजय बंसाली अकेला उस सेट पे सुबह से शाम तक बैठे रहे। सो यू कैन अंडरस्टैंड करने से पहले, बिकॉज एक वास्तु आप क्रिएट करते हो, आप उसको यूज करते हैं एंड थ्रो करने से पहले यू रिस्पेक्ट दैट। एंड वो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कितने दिन तक रहा वो पूरा सेट?
वो मतलब 6 महीने तक अच्छा। था, और उसके बाद क्योंकि उसकी फिल्म पूरी उसी पे उसी हुई, में हुई थी। क्योंकि मुझे लोगों के बाद में फ़ोन आने लगे कि वी वांट टू शूट, ये हवेली चाहिए, कौन से पार्ट में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, क्योंकि हमने एक मिश्रण कर दिया था, गुजरात की 5-6 हवेलियाँ और एक राजस्थान की, और वो वास्तु वाइज भी इतनी अच्छी बन गई थी कि उसके नॉर्थ ईस्ट में पानी था, वो लेवल से अप थी, उसकी वजह से पूरी फिल्म में पॉजिटिविटी थी और सक्सेस हो गए। अच्छा, सक्सेस होने के बाद ये आदमी रुकने वाला नहीं है, इनको तो और ही कुछ चाहिए, तो उन्होंने मुझे दूसरी फिल्म। और क्या चाहिए हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों सुन रहे ना कितनी अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, तो हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं और अच्छी अच्छी बातें नितिन जी से। हाँ नितिन जी, जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आप। जैसे संजय जी ने हमदिल अच्छा होने के बाद एक शाबाशी तो दी, लेकिन एक चैलेंज खड़ा कर दिया। वो बोले कि हमदिल दे चुके सनम ये इस्माइल दरबार की फिल्म थी, म्यूजिक डायरेक्टर की थी, लेकिन विजुअली मैं देखना चाहता तू क्या करता है। हाँ। तो ये फिल्म में तू जो सोचता है वो होगा। तो मैंने देखो यार, सब डायरेक्टर बोलते हैं लेकिन वो पूरा सेट हमारा एक्सपोज नहीं होता है, प्रोड्यूसर ये महंगा डायरेक्टर करके हमको बोलते हैं, तो ये तो चैलेंज के साथ मेरे को चाहिए कि जो जो करेंगे वो पूरा एक्सपोज होना है जी। तो बोला हाँ हाँ पूरा, तू कितना। तो हमने पारो के कैरेक्टर से चालू किया। अच्छा। पारो कैरेक्टर ये फिल्म में आप देखेंगे तो स्टोरी वाइज सबसे गरीब घर की लड़की है, और उसी के वजह से वो इशू है कि वो जमींदार के घर में कैसी शादी करेगी, ऐसे ही देवदास की माँ उसकी माँ को बोलती है। एंड देन उसके बाद ये है कि उसकी पारो की माँ देवदास की माँ को बोलते है मैं ऐसे घर में शादी करवाऊंगी कि वो 10 गुना तेरे से बड़ा है। हाँ। अच्छा, चैलेंज ये हो गया कि अभी पहली हवेली जो पारो का घर है, हाँ। क्योंकि पारो ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है देवदास फिल्म में, तो उसमें इम्प्रोवाइज करते वक्त संजय और हम इतने उलझ गए। जैसे मैंने कहा कि संजय का बहुत अच्छा एस्थेटिक सेंस और उसको अच्छा लगता है इम्प्रूव करके यूज़ करना। तो पारो का ये बनने के बाद अभी देवदास का बनाना है तो उसको 4 गुना तो बड़ा करना है जी। तो वो सेट इससे बड़ा हो गया। वो कहाँ लगाया था सेट आपने? ये सब फिल्म सिटी में हुआ, पूरा चित्रनगरी में हुआ, और पूरा स्टूडियो। मतलब संजय की एक अच्छी बात है कि हर विजुअल वो अपने हिसाब से स्टूडियो में क्रिएट करता है। और चंद्रमुखी का तो इससे भी बड़ा बनाना पड़ा होगा आपको ना? और उसके बाद तीसरा था चंद्रमुखी। हाँ। अभी चंद्रमुखी के इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि भैया वो नर्तकी है लेकिन उसको नर्तकी नहीं है, बिकॉज वो भी एक मेन कैरेक्टर है। तो हमने उसको टेम्पल कॉन्सेप्ट में लेके गए और उसको लेक के नज़दीक, जो 1942 वाला लेक था, 11 साल अलग अलग सेट्स मैंने उस लेक पे लगाए। तो उसमें वो पानी को लग के सेट था, और वो जो रिफ्लेक्शन है आप अगर देखती है कि एक शॉट संजय ने लिया था माधुरी दीक्षित जो वो फ्लोर पे ग्लास के डांस करती है और वो तान लेने बाहर आती है। हाँ। और आने के साथ जिस खूबसूरती के साथ तो तालाब के साथ रिफ्लेक्शन में पूरा दिखता है। तो वो एक मजा होता है, एक अच्छा डायरेक्टर अच्छा टेक्नीशियन का मिलाप का। उसके रेफरेंस में वो पाकीजा की स्ट्रीट थी, टेम्पल आर्किटेक्चर था। वो जो सेट था उसमें जो ग्लास का काम हुआ था वो इतना कमाल का था कि उसमें पूरे मिरर के पीसेस थे। अभी माधुरी दीक्षित जी की शादी हुई थी और वो अमेरिका थी, लेकिन उनको चर्चा पहुंच गई थी कि यार ये कुछ कमाल का सेट है। जैसे वो अमेरिका से आई लौट के, उन्होंने पहला संजय को बोला हम सेट पे मिलते हैं। हाँ। और वो हमको मिलने आई उनकी माँ के साथ। लिटरली उनकी माँ, संजय, मैं और माधुरी जी पूरा सेट घूम के आए। 2 किलोमीटर चलिए वो पूरा लेक के किनारे से। एंड फिर वो बोलती है यार इतना खूबसूरत है, वो मूर्तियाँ इतनी अच्छी है, इधर मिरर है, नाउ आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू वर्क मोर बिकॉज तूने इतना करके रखा है। सो इट वाज अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी एक आर्टिस्ट से जो परफॉर्म करने वाले जिनके लिए आप है। और वो कंप्लीट हो गया तो हमारी पूरी जान, पूरा बजट, पूरा टाइम उसमें गया। एंड सडनली प्रोड्यूसर्स और इधर से बजट का इशू आने लगा, और अभी वो जो हवेली लगानी है जो देवदास से 10 गुना है। एंड लिटरली हाउ वी मैनेज, हाउ वी डन, तब
सीजी इतना ये नहीं था, जस्ट आया था, तो संजय वाज नॉट कॉन्फिडेंट। तो हमने किस तरह से उसको बनाया जिसमें ऐश्वर्या दौड़ते हैं और संजय की दौड़ ऐसी है कि कॉरिडोर से जा रही है, ये जा रही है, दौड़ वो खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बहुत इट वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये रही देवदास की बात। इसके बाद हम जानना चाहेंगे लगान के बारे में, ऑस्कर जो फिल्म है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कैसे हुआ कि मैं जब हम दिल दे चुके सनम कर रहा था, हाँ, तो ऐश्वर्या जी का ओपनिंग का शॉट के लिए एक लोकेशन संजय को चाहिए था जो भुज में रण पे था। लेकिन उस वक्त आशुतोष जी के साथ भी मैंने पहला नशा और 2-3 फिल्में की थी, और उनकी जो एक सबसे अच्छी लगान फिल्म, हाँ, उनकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। एंड वो बोले कि यार तू जा ही रहा है, तो मतलब आउटडोर जा रहा है तो तेरे को टाइम मिलेगा, तू पढ़ ले रात को। तो मैंने राजकोट से वो पढ़ना चालू किया गाड़ी में, एंड देन भुज पहुँचते पहुँचते मेरी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हो गई। तो स्क्रिप्ट के विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं, उसको मेरे कंसीव कर रहा हूँ, और एज अ आर्ट डायरेक्टर मैं किस तरह से इसको माउंटिंग करूँ, कुछ लोकेशन। और यकीन मानिए गुजरात में दाल ढोकला खा के मैं सुबह जब निकला और मैंने जब लोकेशन देखने गया तो मुझे लगान दिखने लगी, और वो लगान का जो हर लोकेशन जो चाहिए था, तो हमदिल का तो लोकेशन मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन मैंने और थोड़ा टाइम बिता के वहाँ पे लगान का लोकेशन के फ़ोटो क्लिक किए। आते ही आशु को बताया, आशु को दिखाया, आशु भी बहुत एक्साइट हो गया, और हमको लगा कि हमारा लोकेशन मिल गया। हाँ। लेकिन हमारा जो प्रोड्यूसर था वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट था। हाँ। वो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट था, और तो उन्होंने बोला देखो ये तो सब अच्छा है, लेकिन वी शुड हैव बैकअप, कि अगर कुछ हो गया तो उनका सही है, हमेशा बैकअप होना चाहिए। तो हमने फिर चंबल, पतौड़ी, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोकेशन ऑप्शन उनके सामने रखे। वो पर्सनली भी आए, मतलब आमिर अपना मतलब एक्टिंग छोड़ के भी लोकेशन स्काउट करने जा रहे हैं, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। इन्वॉल्वमेंट बहुत है। एंड फिर जो 90 माइल्स का एक इंटरनेशनल रूल है, वो चक्कर है, उसमें लगान में भुज में वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि खेत थे, उसको लेके हमने विलेज बनाया। वो विलेज मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बनाया, और वो बार्टर सिस्टम जैसी होती है उस कॉन्सेप्ट पे पूरा बनाया था। उसको लग के ही पीछे एक पहाड़ के पीछे ही हमने पूरा वो मैच जहाँ होती है, वो ब्रिटिशों का पैवेलियन और वो पुराने ज़माने का स्टेडियम बना दिया। देन वहाँ के महाराजा का एक पैलेस है, वो रन डाउन हुआ था, तो वो भी हमको चाहिए था, क्योंकि उस वक्त राजाओं की क्या हालत थी ब्रिटिशों के वक्त। देन उससे 60 किलोमीटर पे एक पैलेस था जिसमें वो पूरा ब्रिटिश हेडक्वार्टर का ये था, जो एक बॉल सीक्वेंस है, वो आई एम इन लव दैट, वो लड़की का जो एक ये, तो सब उधर हो गया था। फिर हमने खेत लिए, वो पूरा गांव बनाया। फिर आमिर ने पूरी लोकेशन पूरे लोगों के साथ 6 महीने वहाँ जाएंगे, इसके लिए हमने एक बिल्डिंग लेके होटल में कन्वर्ट किया। फिर सेट के साथ साथ मैंने पूरे रोड बनवाना, वहाँ पे शेड बनवाना, मेकअप रूम, ये। और मैं अभी भी नहीं भूलता उस मतलब वो कि जब हम गए, आमिर, आशु और मैंने सब देख लिया और हम वापस आ गए, वहाँ पे सब आर्टिस्ट को बुलाया। आर्टिस्ट को मेकअप कॉस्ट्यूम देने के बाद मैं भी नहीं गया, आशु भी नहीं गए, और आमिर जी भी नहीं गए। इन लोगों को छोड़ा गया कि आप जाइए, आपका गांव तैयार है। एंड लिटरली हम 1-2 घंटे के बाद जब वहाँ गए तो ये लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, सेटल थे। जो कैरेक्टर जो आदमी कर रहा था वो अपने जगह पे परफेक्ट था। और ये मुझे लगता है एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था किसी भी प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए, कि आपने क्रिएट की हुई चीज ऐसी परफेक्ट बैठी कि लोग और उसको, सबको पता था कि कौन सी जगह पे किसको जाना है। कुछ पता नहीं था, उनको पता है कि आपका गांव है, आप मतलब ये गांव बना है, ये यहाँ पे इस पहाड़ के नीचे हमने मेकअप रूम्स और कॉस्ट्यूम शेड बनाया था पूरा इंटरनेशनल स्टाइल से, और उसमें इन लोगों को तैयार किया गया। और हम आगे गए नहीं, हम जाए बिना कैरेक्टर को बोला कि आप चले जाओ। समथिंग वेरी डिफरेंट।
एंड इट वाज सच अ ग्रेट थिंग। गुर्रन अपने इधर गया, गोली अपने इधर गया, सब लोग कैरेक्टर, मुखिया अपना पेड़ के नीचे बैठा था। उस वक्त तो उस जगह पे तो पेड़ भी नहीं थे। आप भुज जानती है, फ्लैट लैंड है। मैं 90 किलोमीटर से किधर से एक पूरा पेड़ ट्रांसप्लांट करके उस वक्त लाया था। अभी भी लोग देखते हैं कि लगान में वो पेड़ और कलियान। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि ये जो क्रिएटिविटी है, जो न जानते हुए भी एक अपना लैंडमार्क बन जाती है। फिर मुझे स्क्रीन, फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड और ऑस्कर तक नॉमिनेशन गई थी। तो वो एक जरिया बहुत कमाल था। और मेरे लिए और एक इमोशनल पॉइंट हुआ था, माय फादर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड डॉक्टर ने बोल दिया था कि इट्स यू कैन डू मोर, जो भी उनको बेस्ट कर सकते हो, खाना पीना ये दे दो। तो मेरे फादर का हमेशा ये था कि नितिन, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल कम टू यू, बट तू लोगों के लिए और कलाकृति के लिए काम कर। अभी भी मुझे उस चीज़ को गर्व है, याद है, क्योंकि जब मैंने नेशनल अवार्ड लिया एंड डॉक्टर का याद है कि इसको बेच दे, और मेरे लाइफ में फादर को खाना पीना मनी से ज़्यादा वो नेशनल अवार्ड में लिया। आपको भी पता है, नेशनल अवार्ड के बाद में राष्ट्रपति भोजन होता है, इवनिंग में पार्टी होती है, बट वो मैं छोड़ के शाम की फ्लाइट से वापस आ गया। और जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ ऐसे खड़ी थी, मतलब आरती करते, और आरती करके जो मैं सामने आया, मेरे फादर थे, मैंने वो नेशनल अवार्ड उनके गले में दिया एंड उन्होंने देखा, और नेशनल अवार्ड देखने के बाद जो उनका एक आंसू आया और वो अवार्ड थे, तो मैंने उसको अभी भी जतन करके रखा है, अभी भी। तो वो नेशनल अवार्ड लगान का मेरे लिए इतना एक ये बन के गया। तब से मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में पैसे के लिए काम ही नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा तो लोगों के खुशी के लिए, लोगों के अच्छे पद के लिए। और मुझे लगता है उसी के वजह से मेरे काम में वो चीज़ आ जाती है कि जिसके वजह से लोगों को अच्छा लगता है। आपको बात करके लग रहा है आपसे कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, इसलिए आप हर सेट से आप यू कैन, जैसे कहा कि हर पत्ते में आप नज़र आते हैं, तो वाकई में सच्ची तो दिल को टच करने वाली बात है। इसी मोमेंट पे हम मिल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई एम सो सॉरी, आपको मैंने रुला दिया, आई एम सो सॉरी। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको मेरे दिल की बात बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा शेयर करो। दोस्तों देखिए, इतने बड़े बड़े सेट्स बनाने के बाद भी इंसान को कितने कठिन होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। चलिए इससे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे इनका इंडी स्टूडियो के बारे में। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं नितिन जी के साथ। नितिन जी, ये तो हो गई बिल्कुल अलग पीरियड की फिल्में, जैसे लगान, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, लेकिन इससे बिल्कुल अलग हटके जैसे फैशन है, मुन्ना भाई हैं, तो स्वदेश है, इसके बारे में एकदम ये तीनों मतलब ऐसी फिल्में बिल्कुल हटकर हैं, जब करनी पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है। नहीं, हर कलाकार के लिए एक उसको चाहिए कि मैं सब कुछ करके देखूं, क्योंकि एज ए एक्ट्रेस आपको भी लगता है कि अलग अलग टाइप के रोल हो, फैशनेबल फिल्में भी करें। हाँ। तो मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मैंने एक कोशिश की है कि जो मैं करता हूँ उससे मैं आगे का सोच के कि अगर मैंने फिल्में की है, टीवी सीरियल करे तो फिल्म करूँ, फिल्म की है तो इंटरनेशनल करूँ, इंटरनेशनल की है तो गेम शोज़ करूँ, फिर बड़े बड़े रियलिटी शोज़ करूँ। और जो सब्जेक्ट में क्या हुआ कि मैंने एक स्टडी करके हिस्टोरिकल बहुत सारी फिल्में करने के वजह से, और वो सक्सेस होने के बाद, आपको तो पता है इंडस्ट्री में सक्सेस होने के बाद उसी के पीछे चले जाते हैं और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हिस्टोरिकल फिल्मों के लिए। तो उस वक्त मैं जब लगान कर रहा था, वो पैरेलली में राजू चाचा कर रहा था, और वो चिल्ड्रन साइकोलॉजी वाली फिल्म थी। तो उसमें हर कुछ अलबेल है, मतलब बालकनी भी पियानो शेप में है, वो रेनबो का पाथ है। जैसे आपने स्वदेश कहा, तो स्वदेश में भी एक रियल लाइफ की स्टोरी है, जो उसमें कैरावान भी हमने डिजाइन करके अपनी बनवा ली थी। मुन्ना भाई तो ही इज रियली मुन्ना भाई, मतलब राजू ईरानी को तो मैं मुन्ना भाई रियल में बोलता हूँ, क्योंकि हर उसके लाइफ में ये है। और हर फिल्म का एक कुछ न कुछ दिक्कत होती है। देखो, मुन्ना भाई का जो घर था, वहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी कि जिसके वजह से वो हम माहौल कर पाए। तो राजू को बोला, यार मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक विजुअल है कि वो धोबी घाट
का जो ये है, ये फिल्म में स्क्रिप्ट में नहीं था। हाँ, वो बहुत अच्छा था वो। आई टोल्ड राजू कि इससे बहुत सारी कुछ वो गाने में वो आवाज है, हाँ। वो पानी है लोगों का है। तो आई ऑलवेज लाइक कि एक हर तरह का काम करके देख लूँ। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये जो पहला गेम शो इंडिया में हुआ टीवी में, वो मैंने किया। अच्छा। मिशन कश्मीर एक जगह कर रहा था, मेरे फादर हॉस्पिटल में उधर एक था, और मैं कौन बनेगा करोड़पति कर रहा था। जब अमित जी और हम लोग लंदन में जाने की बात हुई थी तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने उधर की फिल्म, तो अमित जी ने जब वो सेट देखा, ही वॉज सो हैप्पी। मुझे अभी भी पता है, जया जी और अभिषेक खास करके आए थे, जो अमित जी के लिए मैंने वो सेट और शैले बनाया था। और जब हमारा सेट अमेरिका और अलग देशों से आप जोड़ेंगी, हाँ। तो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा लगता था, क्योंकि हाँ। उसमें मैंने सेंटर पॉइंट पर्सपेक्टिव लगाया था और 2 फुट की एक हाइड्रोलिक बनाई थी, जो मॉडर्नाइजेशन का एक नमूना हाँ। था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली कि पीरियड तो मेरी खूबी है, मुझे अच्छा लगता है कि हिस्ट्री, इंडियन कल्चर हिस्ट्री इतनी कमाल है कि उसको आप अलग अलग रूप से लाओ, लेकिन साथ साथ पैरेलली ये सिनेमा है वो मुझे हमेशा एक्साइट करते गया। इसलिए जब ऑलिवर स्टोन इंडिया में आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बुरा बोला और हमारे टैलेंट को सराहा था जी। तो उसके साथ साथ मैंने उसी तरह का अच्छा स्टूडियो सेटअप बनाने की बात। आपने जो स्टूडियो सेट किया है एनडी स्टूडियो, उसके बारे में बताइए। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन आई वुड लव टू कम। अभी आपको और सब जनता को सामने लेने के लिए मैं वो स्टूडियो की, जैसे यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स में सैर होती है, क्योंकि अभी मेरा वो स्टूडियो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यू आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक टूरिज्म भी होगा? टूरिज्म होगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिवन द रिकग्नाइजेशन, और वो पूरे बॉलीवुड टूरिज्म का एक अलग सा ये अभी इसी नज़दीक के टाइम में खुला जाएगा। और जैसे चैलेंजेस आने के बाद आदमी और कुछ करता है, बिल्कुल, मतलब जैसे आपका ही है, कोशिश से कामयाबी। तो मैंने हर एक सीढ़ी लेने के बाद जब मुझे लगा कि हमारे अभी यू हैव टू गिव इट बैक टू कंट्री, टू योर इंडस्ट्री, तो मैंने बोला कि ऑलिवर स्टोन में जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वजह से 600 करोड़ की फिल्म इंडिया से शिफ्ट होकर मोरक्को लेके गया है, तो आई हैव टू बिल्ड समथिंग गुड। तो मेरा ध्यास चालू हुआ, तो मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, मुंबई से अहमदाबाद, मैं जगह जगह जंग पछाड़ और कोशिश की कि मैं अच्छी किधर जगह हो। तो मुझे एक ऐसी जगह मिली कि जहाँ पे नेचर है, ब्यूटी है, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट है। और लकीली दादा साहब फाल्के ने जो पहली फिल्म 100 साल के पहले जो बनाई थी, वो वहाँ पे उसी एरिया में हुई थी। अच्छा। शांताराम बाबू ने चित्रनगरी ये देखने से पहले एक जगह वहाँ पे भी देखी थी, तो मुझे भगवान वहाँ पे लेके गया। एंड देन वो पूरी सेटअप्स मैंने बनाने चालू कर दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर की डिमांड इतनी बड़ी होती है, हर प्रोड्यूसर पूरी नहीं कर सकता। तो उसको दोनों का ब्रिज कैसे जोड़ा जाए, तो हमने बोला कि वी हैव सेटअप। जो मैंने पहली फिल्म की राइजिंग, जो आमिर खान जी की थी, उसमें पूरी हमने एक गाने के लिए पूरा सेट लगाया था। उसको हमने कन्वर्ट करके दूसरे में एक किया। मधुर भंडारकर जी का जो ट्रैफिक सिग्नल था, ट्रैफिक सिग्नल, ब्रिज और बिल्डिंग बनाने के बाद वहाँ पे एक्शन रिप्ले जो हुई ऐश्वर्या और इसकी, वो वहाँ पे कन्वर्ट हुई। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग एवरीथिंग, यू क्रिएट सच अ थिंग कि जो लोगों को अपने अपने हिसाब से करे। तो एक ही टाउनस्क्वायर में वहाँ पे अभी तक 40 फिल्में हो गई है जी। हमने पूरे फोर्ट्स, पूरे पैलेसेस, शीश महल, विलेज, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक स्क्रिप्ट में अगर आप 10 स्क्रिप्ट लो तो उसमें जो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन आती ही आती है, हाँ। उनका पूरा वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो जो भी मेकर है उसको अपनी स्क्रिप्ट, जैसे मधुर भंडारकर जी ने जो अभी फिल्म हिंदू सरकार बनाई, 86 लोकेशन जरीना जी 42 डेज में शूट होके फिल्म कंप्लीट हो गए।
अभी ये एक किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक कमाल की बात होती है, क्योंकि आपको पता है जब हम फिल्म की स्क्रिप्ट लेते हैं तो लोकेशन यहाँ का वहाँ और कहाँ ऐसे जोड़ने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। बट हमारा जो एक फिल्मी दुनिया है, हमारा एक जो फिल्मी वर्ल्ड है, उसको मैंने साकार इसलिए इस तरह से किया कि जो इंटरनेशनल वहाँ पे स्लमडॉग मिलियनेयर शूट हुई, वहाँ पे काफ़ी फ्रेंच और काफ़ी फिल्में शूटिंग हो रही है और काफ़ी टीवी सीरियल्स, क्योंकि वहाँ पे बना काफ़ी है और उसको हम जिस तरह से ऑल्टर करते हैं, जिस तरह से ये करके देते हैं, तो विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मनी, विद इन गिवन सर्कमस्टेंसेस। आप प्रोड्यूसर बन गए हैं तो वो उसके बारे में बताइए। आप भाई जब ये करते रहा तो कुछ सब्जेक्ट कोई प्रोड्यूसर हाथ भी किया है आपने, कोई एक्टिंग के बारे में भी बताइए। कोई प्रोड्यूसर ऐसा होता है कि जो कुछ सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहता, बट कमाल के बाल गंधर्व जी जो इंटरटेनमेंट में उस वक्त अंग्रेजों के ज़माने औरत जब थिएटर में काम नहीं करती थी तो स्त्री पात्र उन्होंने एक आदमी होके कितने, तो वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए हमने उसको प्रोड्यूस किया। फिर अजेंटा मैंने की जो डायरेक्ट भी की। फिर एक्टिंग का ऐसा हुआ था कि डायरेक्शन करने से पहले मुझे वो शूज़ में जाके देखना था कि एज अ एक्टर डायरेक्टर को उसको क्या देना है और किस तरह से ये प्रोसेस होती है जी। तो मेरे फेस को लग के जब कसाब के ऊपर जब तुकाराम ओमड़े जो है उनकी लाइफ के ऊपर उस कैरेक्टर को लेके एक फिल्म थी, तो मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं फिट हूँ। तो मैंने लिटरली उस वक्त ये नहीं होते थे तो 15 दिन बहुत एक्सरसाइज किए, बहुत भागा, पुलिस जैसे हेयर कट किए, क्या स्टडी किया, बहुत सारे लोगों को मिला। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को हर प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो अभी ये समझने की वजह से मेरा जो स्टूडियो हुआ है, तो मैं एक्टर भी रहा, मैं डायरेक्टर भी रहा, मैं प्रोड्यूसर भी रहा, मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ, रहूँगा। और भगवान अगर मुझे अगले 7 जन्म में तुझे क्या होना है पूछेगा तो वो मैं भी बोलूँगा कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिज़ाइनर करके भेज, तो मैं वो सपने साकार कर सकूं मेरे डायरेक्टर्स के, मेरे जो लोगों के। अच्छा, डायरेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप एक फुल फ्लेज्ड फिल्म, हिंदी फिल्म बनाएंगे और उसमें आप डायरेक्शन देंगे? बिल्कुल, मतलब मेरी हमेशा ये रही है कि जो भी चीज़ करनी है उसको अच्छी तरह से करो। तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दिखने लगता है। अभी 32 साल में वो सुदर्शन चक्र जो है अंदर के, वो पूरे इतने ये होने लगे हैं। और उसमें से जो भी आप मुझे कोई भी स्क्रिप्ट करे तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं उसका स्केचिंग करके देने में। मैंने ऐसी तरह से ऑफिस में रखे कि मेरे पास पूरा वर्ल्ड की जो फोटोग्राफ्स लोकेशन है, मतलब आशु, संजय या विनोद और राजू और ये जो केतन में था, वो हमेशा मुझे इसलिए करते कि पहले स्क्रिप्ट होने के बाद नितिन को भेजो, तो उसमें वो सब चीज़ें विद इन अ वीक सामने पेश होती है। क्योंकि मैंने बोला कि अगर अच्छा काम है तो आपको टेक्निकली भी स्ट्रांग होना है। तो उसी तरह से मैंने ये सब चीज़ें की और इसकी वजह से मेरा स्टूडियो सक्सेसफुल हो पाया। अभी लोगों के सामने जाते हो कि आपको मतलब अपनी इस पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा हम लोग फिल्म बनाते हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग क्या होती है, फिल्म किस तरह से होते हैं, सामान्य और हमारे लोगों के। अगर सामान्य लोग लगेंगे तो कितने नितिन देसाई को कितनी माँ बोलेगी नहीं वो फिल्म मेकिंग अच्छी है तू जा। जो मेरे माँ को भी पहले सवाल था कि किस तरह से है। ऐसे हम वहाँ पे टैलेंट आपका प्लेटफॉर्म हमारा, मतलब हम जो स्ट्रगलर्स रहे पहले 32 साल के पहले और अभी अब सक्सेस होने के बाद वी नो कि किस तरह से लोगों को ये, तो उसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट भी बढ़ेगा। मैं कौशल्य विकास के माध्यम से पूरे वहाँ के विलेज के लोगों को अभी 280 लोग हमारे यहाँ से ट्रेन हुए और मुझे फ़क्र है कि लड़कियाँ भी वेल्डिंग कर सकती है, जो मैंने अपने आप में ही नहीं सोचा था। हाँ। तो अच्छा, मुझे आपके वो हॉलीवुड के साथ आपका जो मेल है उसके बारे में कुछ बताइए। हॉलीवुड का ऐसा हो गया कि मैंने ये 29 इंटरनेशनल फिल्म की और जो मेरी एक पैशन और मेरा एक जो अलग से स्टाइल उनको लगा,
तो उनको ये लगा कि हॉलीवुड में जिस स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन इसमें ये अपना एक टच लाता है और उसमें जैसे मोलारूज बनी तो हमारे स्टाइल से उन्होंने करने की कोशिश की। तो हमारे देवदास है जो, तो मुझे आई एम द ओनली पर्सन इन एशिया हु इज़ अ मतलब हॉलीवुड की जो प्रोडक्शन डिज़ाइन गिल्ड की जो मेंबरशिप है वो दी गई है। अच्छा। मैं जिस इंटरनेशनल फिल्म में साथ में काम कर रहा था तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी था जिसने 3 बार अप्लाई किया तो उसके रिजेक्ट हो गई थी एंड उसके सामने मेरे को कार्ड आया। तो ही वाज सेइंग यू डोंट नो कि कितना प्रेस्टिजियस है ये। फिर जैसे ऑस्कर होते कोडियाक थिएटर में, उसके सामने एक इजिप्शियन थिएटर है, वहाँ पे मेरे को 650 लोगों के सामने मेरी देवदास, मेरी लगान, मेरी जोधा अकबर दिखा के उन लोगों ने अप्रिशिएट करके वो मान दिया था। तो हॉलीवुड, मैं चाहता हूँ कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो काम है वो ऐसा मिलाप हो जाए कि जिसके वजह से वो दूरी ख़त्म हो। हॉलीवुड बॉलीवुड, वी आर फिल्म मेकर, वी आर, मतलब हम लोग की फिल्में इतनी इंटरनेशनल लेवल की होने लगी है और मुझे लगता है कुछ दिन में वो रहने वाला नहीं है। बट वर्ल्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजी समझ लूँ वो इंडिया में अडेप्ट करके अपने लोगों के लिए क्यों, क्योंकि मैंने जब जंगल बुक की तो मेरे को बहुत ऑफर्स आए थे अब्रॉड में काम करने के, लेकिन मैंने यहाँ रह के उसी प्रोडक्शन डिज़ाइन को आगे किया, वैसे ही स्टूडियो डिज़ाइन किया और अभी मैं लोगों के लिए वो ओपन कर रहा हूँ। चलो, दैट्स वेरी गुड। नितिन जी, समय हमारा समाप्त हो रहा है। मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि ख़त्म करूं, लेकिन आपकी बातें बहुत, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, तो अगले बार। आप आपके बाजू में किताब रखी है, उसमें आप एक ऑटोग्राफ दीजिए और हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा मैसेज अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।